हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आंतरिक श्वसन। इससे पहले कल मैंने लेक्चर में बात किया था नासा छिद्र और नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर म्यूकस, उसके बाद लैरिंक्स और फेरिंक्स, यानी जो फेरिंक्स ग्रसनी जिसको हम हलक बोलते हैं, उसके बाद स्वरतंत्र यानी फेरिंक्स और लैरिंक्स। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स और लैरिंक्स, उसके बाद ट्रिकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस, उसके बाद अल्वेली। यहां तक कल बात हुई थी। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, ग्रसनी और लैरिंक्स, फिर ट्रिकिया, ये ट्रिकिया हो गई, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकुलस और उसके बाद अल्वेली। तो यहां तक कल बात किया था। अब आज हम बात करेंगे जो ब्लड सप्लाई करता है उसके बारे में बताते हैं कि ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन होता है उसे ब्लड ले जाकर पूरे कोशिकाओं के माइक्रोकांड्रिया को देता है, जिसमें क्रब्स चक्र चलता है और उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आज हम सीधा बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी ये जो होते हैं श्वसन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले आप बात कीजिए, जो एचबी होता है ब्लड, ये किसको अल्वेली से ले जाता है। ये श्वास मार्ग से ऑक्सीजन गैस जो है अंदर अल्वेली तक पहुंच जाती है। उसके बाद अल्वेली से कौन लेकर जाता है, जो रिक्शा का काम करता है। कल हमने क्या बताया था कि अल्वेली से ऑक्सीजन को ब्लड लेकर कहां तक जाता है, कोशिकाओं के माइक्रोकांड्रिया को देता है। माइक्रोकांड्रिया जो होती है, माइक्रोकांड्रिया क्या काम करती है, माइक्रोकांड्रिया जो है वो क्रब्स चक्र चला के ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो ब्लड फिर पकड़कर और लाकर बाहर छोड़ देता है, और जब अल्वेली में छोड़ देगा, अल्वेली से ब्रोंकुलस, ब्रोंकाई और ट्रिकिया, इसके माध्यम से नासा छिद्र, ये सब इससे बाहर निकल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो श्वसन होता है ये कितने प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन से क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हम सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जो होता है जो श्वसन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है श्वास अंदर से मतलब बाहर से श्वास अल्वेली तक पहुंचना, तो इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन, यानी ऑक्सीजन को बाहर से अंदर अल्वेली तक ले जाने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। श्वास को, जो वायु है, ये हवा जो है जो हम सांस लेते हैं, इसको नासा छिद्र और नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स से होते हुए ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस और अल्वेली तक जाती है। इस क्रिया को हम बाह्य श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन के बाद ये दो प्रकार का श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन का कौन करता है, वो जो ब्लड अल्वेली से ऑक्सीजन को, गैस को जो ले जाकर माइक्रोकांड्रिया को देता है, जो सर्कुलेशन होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। इसमें क्रब्स चक्र चलता है। किसमें, ये जो ब्लड होता है ये अल्वेली से ऑक्सीजन को उठाकर कहाँ ले जाता है, माइक्रोकांड्रिया, कोशिकाओं के माइक्रोकांड्रिया को देता है। माइक्रोकांड्रिया में क्रब्स चक्र चलता है, माइक्रोकांड्रिया में क्रब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज मिलता है। तब ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो जो ब्लड होता है वो जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बटोर कर लाके अल्वेली में पेल देता है, अल्वेली में फेंक देता है। उसके बाद क्या करता है, अल्वेली के रास्ते से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके सबको बांट देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर किसमें, अल्वेली में छोड़ देता है। बस इतना ही ब्लड का काम होता है।
जिसका ब्लड कम उसका जो है ऑक्सीजन लेवल कम, इसीलिए बोला जाता है ब्लड जरूरी है ऑक्सीजन को ढोने के लिए। जैसे अब हम सब लोग चलते हैं तो हमको लाने या आने जाने के लिए साधन बहुत जरूरी, इसीलिए ऑक्सीजन का साधन होता है, ऑक्सीजन का साधन ब्लड होता है। तो शरीर में ब्लड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं होगा तो आपका जो ऑक्सीजन पूरे कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगा, फिल्टर नहीं होगा, और जो हार्ट है वो फिल्टर नहीं करेगा, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऊष्मा और ऊर्जा नहीं प्रदान होगी, तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते हैं, अन्यथा आप सांस ना ले तो मर जाएंगे, आप देरी नहीं लगेगी। तो अब इसके बाद ये पता चला अब टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी ये होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक बार में जितना सांस लेते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, कोको कोला की बोतल देखे हैं, आधा लीटर की बोतल जो कोको कोला की होती है, उस बोतल भर हम एक बार में सांस लेते हैं। वो 500 ml की बोतल होती है, वो 500 ml की बोतल होती है। जो कोको कोला की बोतल होती है छोटी वाली, वो 500 ml की होती है। तो 500 ml हम सांस एक बार में खींचते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक बार में जितना सांस अंदर लेते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब देखें तो ये जो सांस लिए ये हम 500 ml सांस अपने अंदर फेफड़ों में खींचे हैं। तो एक बार में 500 ml सांस अंदर लेते हैं। और टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी टोटल लंग्स की कितनी क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता होती है एक बार में अधिकतम सांस लेने की क्षमता होती है 600 ml, यानी एक बार में 600 ml ले सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। और हम एक बार में 500 ml खींचते हैं। तो एक बार में कितने ml ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हम खींचते हैं 500 ml। क्षमता फेफड़े की कितनी होती है, लंग्स की क्षमता कितनी होती है ऑक्सीजन को खींचने के लिए 600 ml की। अब हम बात करें कि एक मिनट में आपका जो है जो सांस लेते हैं एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जागा हुआ है तो मतलब जाग रहा है तो वो एक बार में यानी एक मिनट में 16 बार सांस लेता छोड़ता है एक मिनट में। अगर वो सोया हुआ है तो वो एक मिनट में 12 बार सांस लेता, क्योंकि जब वो सोता है तो लंबी सांस लेता है। इसीलिए अगर जाग रहा है तो एक मिनट में 16 बार, और सो रहा है तो लंबी सांस लेगा, तो एक मिनट में 12 बार सांस लेगा। यही कोई बच्चा है तो एक मिनट में 25 से 26 बार सांस लेगा। कोई चिल्ड्रेन है, बच्चा है, तो एक मिनट में 25 से 26 बार सांस लेगा। अब हम बात करें, ये तो मैंने बताया था कि जो HB होता है, जो ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाना ज़्यादा पसंद करता है कि जो HB होता है ये कार्बन मोनो ऑक्साइड को ले जाना ज़्यादा पसंद करता है। ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है। तो ये जो HB है ये ऑक्सीजन को तो ले जाता है, मगर ये जो HB है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत तेजी से ले जाएगा। अगर आप कहीं धुआं में चले गए और ये HB ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके अलवेली में जाएगा, तो ये जो HB है ये तुरंत ले जाकर सबको बांट देगा कि लीजिए भैया। तो जब ये बांटने लगेगा तो आपको चक्कर आएगा, बेहोशी का महसूस होगा। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप प्रदूषण में धुआं के पास ना रहे। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं से ही उत्पन्न होता है, तो इससे इसको तो ले जाता है, मगर इससे ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहता है। तो अब इसके बाद हम बात करें कि जब लोग कभी कभार पर्वत पर जाते हैं, ऊंची
ज़्यादा ऊंचे चीज़ों पर जाते हैं, किसी चोटी पर, किसी पर्वत पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कभी कदार ले जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि वायु में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें होता है नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो होता है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है। ये होता है, मगर जब ये वहाँ नहीं मिल पाती है, अधिक ऊंचाई पर ये नहीं मिल पाती है, ये गैस नहीं मिल पाती है, तो हम सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं और इसको जो हम इतना वायु में होती है गैस और इसे हम इतना ग्रहण करते और ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में 4% का हेरा फेरी करके छोड़ देते हैं। ये हमने बताया था। फिर अब इसके बाद हम जब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग ले जाते हैं तो अगर पर्वत पे जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर पर्वत पर अगर हम जाते हैं तो पर्वत में हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ में सिलेंडर में लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन और सिलेंडर लेकर जाते हैं। अगर हम कहीं समुद्र में जाएं, समुद्र में अंदर अगर समुद्र में जाएं तो हम क्या ले जाते हैं, तो हम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। अगर हम पर्वत पर ज़्यादा ऊंचाई पर जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। अगर समुद्र में जाएं अंदर तो हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भरा सिलेंडर लेकर जाते हैं। अगर यहीं पे कहीं समुद्र कितना गहरा हो सकता है, अगर आप समुद्र में 300 से अंदर की गहराई यानी 300 से कम की गहराई में जाते हैं, 300 से कम गहरा समुद्र हो वहां तक अगर हम जाएं, या समुद्र चाहे जितना गहरा हो 300 किलोमीटर की गहराई तक हम जाएंगे, तब हम क्या ले जाएंगे, तब हम ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का सिलेंडर ले जाएंगे। अगर हम 300 से ज्यादा गहराई में जाए तो हमको ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम की गैस ले जाना पड़ता है। 300 किलोमीटर से अगर नीचे ज़्यादा गहरे में जाना हो तो ऑक्सीजन और हीलियम को ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर फिर ले जाया जाता है। अब हम बात करें, ये जो होता है हीलियम होता है और नाइट्रोजन होता है, इसे हम क्यों ले जाते हैं? क्या हम ऑक्सीजन को सही नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकते हैं? तो हम बात करें, जब हमारे वायु में, जब हमारे हवा में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तब अगर ये हमको ऑक्सीजन सीधा लेना उचित नहीं है। अगर हम ये सीधे लेंगे तो हमारे फेफड़ों पर चोट लगेगी और हम मर भी सकते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन सिर्फ ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधा ऑक्सीजन नहीं लेता है, उसके साथ हीलियम और नाइट्रोजन ये गैस जरूर होती है। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि अगर पर्वत पे जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर समुद्र में जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर गहरा समुद्र में जाएं यानी 300 किलोमीटर से गहरा जाएं तो ऑक्सीजन और हीलियम को साथ ले जाते हैं। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि ऑक्सीजन और हीलियम को साथ में ले जाते हैं। अगर 300 किलोमीटर से गहरे समुद्र में जाना हो, ज़्यादा गहरा हो, तो उसमें हम ऑक्सीजन और हीलियम का जो है सिलेंडर ले जाते हैं। अब हम बात करें इसके बाद, ये फिगर, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र, तो ये क्या है? ये होता है ग्रसिका यानी फूड पाइप, और ये होता है एयर पाइप फेफड़े में, इसको आगे चल के ट्रिकिया वगैरह बोलेंगे। तो यहाँ पे एक ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है एपिग्लोटिस, ये जो होता है एपिग्लोटिस। अब हम कल फेफड़े के बारे में पूरी बात बता दिया था, अब ये बताऊंगा, ये फूड पाइप है और ये एयर पाइप है। इसमें से वायु जाती है, गैस जाती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं ये सब जाती है, जो सांस लेते हैं ये जाती है, और ये जो है ये इसमें खाना जाता है, पानी जाता है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गया। अब किसी लोग को ये जो होता है, ये अगर आप खाना खाए, पानी पिए, तो ये जो होता है
इपीग्लोटिस ये इधर रहता है, और अगर आप सांस लेते हैं तो ये इपीग्लोटिस इधर हो जाता है। तो जब ये इधर हो जाएगा तब ये रास्ता खुल जाएगी और फूड भोजन की रास्ता बंद हो जाएगी, ये हलक है। तो यहाँ जब ये बंद हो जाएगी तो सांस इधर चले आएगी, और जैसे भोजन खाएं तो ये इपीग्लोटिस इधर आ जाएगा, तो ये फूड भोजन पानी से भी इधर चला जाएगा। अब हम बात करें इसको कौन कहता है कि हमने भोजन खाया है, आप इधर जाइए, और हमने यानी वायु अंदर ले रहा, खींच रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस ले रहा हूँ, तो आप इधर आइए। यानी अगर हम भोजन ले रहे हैं तो आप उधर जाइए, और अगर हम गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, या हम वायु ले रहे हैं, या सांस ले रहे हैं, तो आप इधर जाइए। तो इसका काम होता है ब्रेन का। अगर आप कभी कदार भोजन कर रहे हैं, तो जब भोजन कर रहे हो तो ब्रेन कहेगा, इपीग्लोटिस से ब्रेन कहेगा कि ये भोजन है, सांस की रास्ता को बंद करिए। भाई ये जाकर श्वास वाले मार्ग पर रुक जाता है और श्वास मार्ग बंद हो जाती है। और कभी आप सांस लिए तो ब्रेन इससे इपीग्लोटिस से कहेगा कि आप फूड पाइप को बंद करिए, और ये सांस आ रही है। इसी प्रकार एक ही हलक से हम श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं, मगर वो आगे चल के इपीग्लोटिस के जरिए जो है फूड पाइप अलग और एयर अलग। अगर इपीग्लोटिस ना हो तो क्या होगा? अगर ये इपीग्लोटिस ना हो तो जब हम सब लोग भोजन करते हैं तो हमारे फेफड़े में जाकर और अलवेली में जाके फिर फंस जाएगा, तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है और हम मर भी सकते हैं। तो इसका काम यही होता है। अब हम बात करें, लोग कभी कदार कहते हैं कि हिचकी क्यों आती है। आप लोगों को पता है कि हिचकी क्यों आती है? तो हिचकी इसलिए नहीं आती है, लोग कहावत में कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है इसीलिए आपके हिचकी आ रही, मगर ऐसा नहीं है। आपको कोई नहीं याद कर रहा है, इससे नहीं होता है कि आपको कोई याद कर रहा हो इसीलिए आपको हिचकी आती। ये सब गलत बात होती है। अगर ये हम बात करें, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और हमारा दिमाग कहीं अलग है, भोजन पे नहीं है, तो दिमाग जो होता है ये इपीग्लोटिस को संदेश नहीं दे पाएगा कि भाई साहब भोजन आ रहा है, आप एयर पाइप को बंद करिए, ये भोजन आ रहा है। तो जब आपका माइंड कहीं अलग होगा, आपका माइंड व्यस्त होगा, तो जो भोजन कर रहे हैं आपका माइंड वहां नहीं होगा, भोजन पर ध्यान नहीं देगा, तो आपका जो इपीग्लोटिस है ये अगर भोजन वाली पाइप पर है, ये ऐसे है, तो जो भोजन करेंगे ये एयर वाले रास्ते में चला जाएगा, और जब एयर वाले रास्ते में चला जाएगा तो ये पहुंच जाएगा ब्रोंकाइटिस पर। तो जब उसमें पहुंच जाएगा तो फेफड़े के पास इतनी दम नहीं होता है कि फेफड़ा जो है इसको बाहर निकाल दे, तो इसके पास इतना दम नहीं होता है। तो जब इतना दम नहीं होता है तो डायाफ्रेम से कहता है कि भाई आप पीछे से नीचे से जोर लगाइए, तब डायाफ्रेम धाए में ऊपर को मारता है और भोजन जो होता है यहाँ एयर पाइप से निकल के फूड पाइप में आ जाता है। इसी प्रकार लगातार आपको 10 से 20 मिनट तक हिचकी आती है, तो लोग कहते हैं पानी पीजिए। जब पानी पीते हैं तो ये सही हो जाता है। तो इसी कारण हिचकी आती है। तो हिचकी इसलिए नहीं आती कि आपको कोई याद कर रहा है, हिचकी इसलिए आती है कि आप दूसरे को, किसी को याद कर रहे हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तब आपको हिचकी आएगी, अन्यथा आपको कोई याद कर रहा है तो आपके हिचकी नहीं आएंगी, उसके हिचकी आएंगी। तो इसका कारण यही होता है कि अगर हिचकी आ रही है तो आप किसी को याद कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग एकदम सही नहीं है, कहीं अलग व्यस्त है, तो आपको हिचकी आएंगे। कभी कदार जब ये डायाफ्रेम नीचे से मारता है, फेफड़े को धाए जब मारता है तो जो है नाक से भोजन वगैरह निकल आता, पानी निकल जाता, क्योंकि जब ये एयर जो है एयर के नली में भोजन चला जाएगा और फेफड़ा डायाफ्रेम से कहेगा कि भाई मार, जब वो मारेगा नीचे से तो धाए भोजन जो है नाक के जरिए बाहर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे नाक से भोजन आ गया। तो इसीलिए कहते हैं भोजन को एकांत में बैठकर करना चाहिए कि एयर पाइप में न जा पाए, क्योंकि
ग्लोटिस जो होता है, ये जब तक ब्रेन इसको संदेश नहीं पहुंचाएगा तब तक ये भाई कहीं मुड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर ये फूड पाइप पर है तो फूड पाइप पर रहेगा, अगर एयर पाइप पर है तो एयर पाइप पर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करें कि कभी कभार लोग जब बीमार पड़ते हैं, ऑक्सीजन से लेकर या फेफड़े जब काम नहीं करते हैं, तो जो एक होता है आईसीयू, हॉस्पिटल में एक होता है आईसीयू और एक होता है वेंटिलेटर और आईसीयू और वेंटिलेटर में क्या होता है? आईसीयू में सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भरा होता दोनों ही है। आईसीयू में वेंटिलेटर भी होता है। तो जब कोई मरीज फेफड़े से श्वास नहीं ले पाता है या वो उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही तो आईसीयू में जाता है तो उसे मास्क पहना दिया जाता है। जब वो मास्क पहन लेता है, जब मास्क पहना दिया जाता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाएगा तो उसको जो है सांस लेने में जो बीमारी थी, जो दिक्कत थी, उससे अच्छा मतलब जब वो सांस लेने में उसको जो दिक्कत थी, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके बॉडी में नहीं पहुंच रहा थी, तो जब हम मास्क लगाएंगे सिलेंडर का तो जब उसके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो उसके जो फेफड़े हैं और उसका जो शरीर है वो ऊष्मा प्रदान करेगी और ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करेगी। और इसी प्रकार देखिए कोई पेशेंट, कोई मरीज होता है, पेशेंट होता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, जिसका जो फेफड़ा काम ही जरसों नहीं करता है, तो उसके नाक में एक नलकी डाल के फिर वेंटिलेटर से उसको पंप किया जाता है, खूब कस के पंप किया जाता है, तब ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं जब फेफड़े काम नहीं करते। अगर फेफड़े काम कर रहे होते तो मास्क को पहना दिया जाता है, अगर फेफड़े नहीं काम करते हैं तो नाक में नलकी को डाल के फिर उसे प्रेस करते हैं, ऑक्सीजन को खूब प्रेस करके अंदर डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आईसीयू में वेंटिलेटर वगैरह सब होते हैं, डॉक्टर कभी कदार बोलते हैं। तो आईसीयू में जब मास्क पहनाते हैं तो समझ लीजिए कि फेफड़ा कुछ काम कर रहा है। अगर आपका फेफड़ा नहीं काम कर रहा है फिर भी आईसीयू में मास्क पहनाने से आपको रिलैक्स नहीं लग रहा है तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत है, जो नाक में नलकी को डाल के फिर उसे पंप किया जाता है। तो आई होप आपको इतना सारा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो होता है एक बार में जितना सांस लेते हैं उसे हम टाइडल वाल्व कहते हैं और टोटल लंग्स कैपेसिटी एक बार में अधिकतम 60 ml ऑक्सीजन ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं और हम 500 ml एक बार में लेते हैं। 1 मिनट में जागा हुआ व्यक्ति की 16 बार ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है और 1 मिनट में अगर सोया हुआ व्यक्ति है वो लंबी सांस लेता है तो वो 12 बार लेगा और बच्चा जो है 2526 बार लेगा। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर को पर्वत पर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगी, समुद्र में लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का सिलेंडर होगा और अगर गहरे समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का सिलेंडर होगा। अब आपको सिलेंडर भी बता दिया, एपीग्लोटिस भी बता दिया, एयर पाइप, फूड पाइप, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। अगर कोई पूछे भाई साहब हमें हिचकी क्यों आती है तो आप लिख सकते हैं कि श्वसन मार्ग और जो होता फूड पाइप दोनों के बीच एक दरवाजे टाइप में एपीग्लोटिस होता है। एपीग्लोटिस का काम होता है जो भोजन आता है, जब भोजन आता है तो श्वास नली यानी एयर नली को, एयर पाइप को बंद कर देता है और ये एक प्रकार का ग्रंथ मानिए। और अगर भोजन आता है तो एयर पाइप को बंद कर देता है और एयर आती है तो फूड पाइप को बंद कर देता है। इसका काम यही होता। अगर एपीग्लोटिस ना होता तो आज हम सब लोग नहीं होते। एपीग्लोटिस का काम यही होता है। अब हम बात करें कि एपीग्लोटिस को
कौन कहता है कि भाई साहब ये एयर है, ये भोजन है, ये हमने भी बता दिया। क्योंकि संदेशवाहक सूचनाएं जो कोशिकाएं होती हैं ये मस्तिष्क से संदेश देती हैं कि भाई साहब भोजन आ रहा है और इसे कहिए अपने एयर पाइप पर आ जाए, उसको बंद कर लीजिए। भाई ये बंद कर लेता। अगर सांस आती है तो संदेशवाहक कोशिकाएं इससे कहती हैं कि आप जाकर फूड पाइप को बंद कर लीजिए और इसे लंग्स में जाने दीजिए। क्योंकि अगर लंग्स में जाएगा तब वहां अलवेली के पास ब्लड बैठा होगा इसको ढोने के लिए, ले जाने के लिए। अगर फूड पाइप में जाएगा तो इसके पास कुछ नहीं है बैठने, और ये एसिड वगैरह हाइड्रोक्लोराइड वगैरह मिलेगा और ये सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एयर पाइप अलवेली में लाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलता। हाँ गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और प्लीज सपोर्ट करिए। धन्यवाद तब तक के लिए।